वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, खत्म करने जा रहे हैं और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये किसने दी है? ये दी है F.W. टेलर ने। तो आज की वीडियो में हम अपनी कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और वो कितनी टेक्निक्स हैं? टोटल 9 टेक्निक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? पहले तो फॉर्मैनशिप का मतलब देख लेते हैं। फॉर्मैनशिप मतलब लीडर, ठीक है। अब फंक्शनल फॉर्मैनशिप मतलब काम के अकॉर्डिंग लीडर। फंक्शन मतलब काम एंड फॉर्मैनशिप मतलब लीडर। तो काम के अकॉर्डिंग हमें कौन रखना है? लीडर्स रखने हैं, ठीक है। तो शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है ये जनरली उन ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करता है जिनके पास फैक्ट्री एरिया होता है, जो अपनी फैक्ट्री रन कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसी के ऊपर पूरा ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप बेस्ड है। देखिए कैसे। It refers to that technique of scientific management which makes possible the full utilization of the principle of specialization। मतलब ये स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देता है। ये बना किस लिए? फंक्शनल फॉर्मैनशिप स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए, ताकि हमारा जितना भी काम हो रहा है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैनर में हो और जो भी वर्कर्स उन्हें कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। अब मैम हमें कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देके समझाओ। एग्जाम्पल तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक पूरा डायग्राम देखेंगे, ये आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा आपको। देखिए इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि आपकी जो फैक्ट्री है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉसेस होंगे, सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 बॉसेस होंगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो हमारे बॉसेस होंगे उसमें कौन कौन आएगा? फर्स्ट होगा डिसिप्लिनरियन। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो डिसिप्लिन बॉस। इसे आप डिसिप्लिन बॉस भी बोल सकते हो। अब वो कैसे मैम, क्या करता है ये? इसका नाम जैसे है ना डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन को ही मेंटेन करके चलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारा काम सारा टाइम पर हो रहा है, हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट्स, जितनी भी चीजें हैं क्या सब फॉलो हो रही है? वही काम है इसका, ये वही चेक करेगा। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट बॉस। ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया, नाम से ही पता लग गया है ना। तो क्या है इसका मतलब? ये क्या करेगा? ये हमारे प्रोडक्शन की टाइमिंग एंड कॉस्टिंग दोनों डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्शन कितने टाइम में हो जाना चाहिए और कितनी कॉस्ट के साथ हो जाना चाहिए। मतलब मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम कॉस्ट ये बता देगा। नेक्स्ट है रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट क्लर्क सीक्वेंस बताएगा। किस चीज की सीक्वेंस बताएगा? प्रोडक्शन की सीक्वेंस बताएगा कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है। पूरी एक सीक्वेंस डिसाइड करेगा, पूरा एक प्रोसेस बताएगा। लाइक हमें कार बनानी है, कार बनाने के लिए सबसे पहले आयरन लेके आएंगे, फिर कार मैन्युफैक्चर होगी, फिर प्रोसेस होगी, उसके बाद उस पर पेंट करेंगे और फिर हम टायर्स लगाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? कुछ प्रोसेसेस हैं जो ये लाइन अप करता है, ये स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कौन सा काम पहले होना है और कौन सा बाद में होना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है? इसका मेनली काम मटेरियल से रिलेटेड होता है। मतलब ये बताएगा कि कहां से मटेरियल लेना है, किस सप्लायर से लेना है, किस सप्लायर से लेना है, कितनी कॉस्टिंग में लेना है, कहां से लाएंगे, कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगना चाहिए, ये पूरा इंस्ट्रक्शंस देगा आपको। नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये तो हमने बात की अभी सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट की, ये प्लान करते हैं सब कुछ, इन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताने वाले हैं कि इतने टाइम में करना है, इतने कॉस्ट में करना है, ये सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये प्रोसेस हमें पूरा करना है, ये सिर्फ बताएंगे, प्लानिंग करेंगे। अब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, तो उसके भी कुछ बॉसेस है हमारे पास। तो उसमें आता है फर्स्ट रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये क्या करेगा? ये सारे मशीनरीज, टूल्स जितने भी होते हैं ना, इन सबको या स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये देखेगा कि सब वर्किंग कंडीशंस में तो है या नहीं है।
अगर नहीं है और उन्हें कुछ रिपेयरिंग की जरूरत है तो उन्हें रिपेयर कराएगा, मतलब प्रोडक्शन रुकने नहीं देना है। नेक्स्ट है गैंग बॉस। गैंग मतलब गैंग आई थिंक पता होगा आप लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल गैंग बोलते हैं उसको, स्कूल में भी बना के घूमते हैं गैंग, है ना। तो ये गैंग बॉस क्या करता है, ये गैंग का बॉस होता है। जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक टाटा कंपनी ले लो, टाटा कंपनी के पास कितने सारे वर्कर्स होंगे, सबको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली वो क्या करते होंगे, अपने वर्कर्स का कुछ ग्रुप बना देते होंगे और उसमें हर ग्रुप का एक लीडर होता होगा, और उस लीडर का क्या नाम होता है, उसका नाम होता है गैंग बॉस, जो अपने अपने ग्रुप को हैंडल करेगा, अपने अपने ग्रुप को मैनेज करेगा। उसके बाद आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, वो देखेगा कि प्रोडक्शन की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। जितने टाइम में हमारे टाइम एंड कॉस्ट बॉस ने बताया है कि प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, उतने ही टाइम में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, वो यही चेक करेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम वही है जो आपके स्कूल में इंचार्ज का होता था। इंचार्ज का काम क्या होता है, ये देखना कि हमारे अब जो भी स्कूल के अंदर चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, मतलब हर चीज देखेगा। ये मटेरियल की क्वालिटी देखेगा, आई मीन जो आपने प्रोड्यूस किया है, गुड्स प्रोड्यूस किया ऑब्वियसली, उन गुड्स की क्वालिटी कैसी है। मेन काम तो इसका यही है कि हमने जो भी स्टैंडर्ड अपना सेट किया अपनी क्वालिटी को लेकर, वो परफेक्टली हमारा फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करेगा। दूसरा, जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं, जितने भी बॉसेस हैं इनको भी मैनेज करेगा। इंस्पेक्टर ऑल ओवर एवरीथिंग मैनेज करता है, पर मेनली काम किससे रिलेटेड होता है, उसका गुड्स की क्वालिटी को लेकर उसका मेनली काम होता है कि वो मेंटेन है या नहीं है। तो अब हमने पढ़ लिया कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होता है। यही है आपका पूरा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जिसके अंदर बताया गया है कि आपकी जो फैक्ट्री एरिया है या फैक्ट्री है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिससे कि आपके विदाउट टाइम वेस्ट करें प्रोडक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो और जो भी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है वो आपके गुड्स में होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ बॉसेस बना दिए, कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिए और कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिए। अगेन इससे क्या फायदा होगा, यही फायदा होगा जो इसके हमने मीनिंग में पढ़ा, स्पेशलाइजेशन आएगी। हमारी जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की वो भी बहुत ही स्पेशल होगी, मतलब जो हमारा सेटेड स्टैंडर्ड है, जो हमने सेट किया था, ये डिजायर्ड स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन रहेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस हमारे जो वर्कर्स हैं और जो हमारे बॉसेस हैं वो ट्रेन होते रहेंगे, वो भी स्पेशलाइज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेकेंड टेक्निक, जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें ये कह रहा है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं। किसी भी काम को करने का हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। हो सकता है कोई टाइम सेट कर दें, लाइक हमें एक दिन में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। एक वर्क का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया दैट ये वर्क इतने टाइम पीरियड में पूरा हो जाना चाहिए, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नाम से पता लग रहा है किसी चीज को इजी कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। मैथ्स में भी हमने कई बार क्वेश्चन किया है। सिंप्लीफाई क्या करते थे, एक इक्वेशन दी होती थी, उसको इजी करते हुए एक लास्ट स्टेप पे ले आते थे, जिसके बाद वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती थी। तो मतलब इस सिंप्लीफिकेशन में भी क्या करते हैं, हम किसी भी काम को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि उससे बेटर वो काम किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर करती है शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस। एग्जाम्पल 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। कितना मुश्किल नहीं हो जाएगा, ऐसे 7 तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, 9 तक भी जाएंगे, मतलब 0.5, 1.5 इस तरीके से साइजेस को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किसी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऐसा करना चाहिए? नहीं। इसमें से जो इररेलेवेंट साइज है, जिनकी जरूरत नहीं है, ये 0.5 वाले, इन्हें डिलीट कर देना चाहिए, इन्हें हटा देना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी
अननेसेसरी क्वालिटीज, जिन क्वालिटीज की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी क्वालिटीज भी हो सकती है, जिस तरह से साइजेस, वेट्स एक्सेट्रा, जिनकी जरूरत नहीं है उन चीजों को बीच से डिलीट कर दो और काम को जल्दी से जल्दी पूरा करो। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड क्या होता है? किसी भी काम को करने का वे, तो ये वे स्टडी ही है। वे मतलब कि किस काम को किस वे में करना है, किस मेथड के साथ करना है कि वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से हो पाए। तो इसमें हमें वेज पता लगती है, हमें पता चलता है कि किसी काम को किस तरह से करना है, क्या उसके करने के मेथड्स हो सकते हैं। लिखा है इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को करने का मोस्ट सुटेबल वे, मोस्ट सुटेबल मेथड इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन मीन्स मूवमेंट। ये तो आप सभी को पता होगा, मोशन मीन्स मूवमेंट। छोटा होता था साइंस में भी एक चैप्टर पढ़ा था मोशन, ठीक है, टाइम एंड मोशन करके पढ़ा था ना, ऐसे ही इसमें है मोशन स्टडी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें ये पता चलेगा कि किसी भी काम को किन मूव्स के साथ करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मूवी, कैमरा। मतलब कैमरे को किस तरह से मूव करें कि हमारी हर एनिमेशन, हर मूव बहुत अच्छे से नजर आए। तो इसके अंदर क्या करते हैं? मूव्स पता लगाते हैं कि कैमरे को किस तरह से मूव किया जाए। ऐसी और भी इंडस्ट्रीज हो सकती है जिसमें मोशन की जरूरत हो, तो इसलिए इसमें लिखा है इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। मूवमेंट भी बोल सकते हैं इसको आप, मोस्ट सुटेबल मूवमेंट, कि किस तरह से किस चीज को मूव करना है और हमारा बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। नाम जैसा ही है ये टाइम, मतलब इसमें हम पर्टिकुलर टाइम सेट करने वाले हैं। सेटिंग ऑफ टाइम, किस काम को कितने टाइम में पूरा करना है वो इसमें हम सेट करने वाले हैं, टाइमिंग सेट करने वाले हैं किसी भी काम को करने की। तो लिखा है इट रेफर्स टू सेट स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड मतलब कि कोई भी काम अगर बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत करने वाला वर्कर नहीं भी है, नॉर्मल काम करता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है, वो भी एक रिक्वायर्ड सेट गोल को अचीव कर सकता है। उस तरीके से ये स्टैंडर्ड टाइम प्रिपेयर किए जाते हैं। मतलब चाहे आपका जो वर्कर है वो बहुत स्पीडी है, चाहे वो स्पीडी नहीं है, थोड़ा स्लो भी है, तो भी वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। इस तरह से इस टाइम को सेट किया जाता है। फिर है फैटीग स्टडी। फैटीग थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना सुना हो। इसका मतलब होता है, आप इसको याद कर सकते हैं टायर्डनेस से। टायर्डनेस, थकान, थकावट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक टाइम डिसाइड कर देते हैं। लाइक आप कई बार स्टडी करते हो, क्या आप लगातार 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो पढ़ सकते हैं, हम तो पूरा दिन ही पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन एफिशिएंसी नहीं आती, उन्हें हर चीज उस टाइम में समझ नहीं आती। हर एक 1 आवर की स्टडी के बाद हमें छोटा सा नैप चाहिए होता है या छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है, चाहे वो 10 मिनट्स का ही क्यों ना हो। 10 मिनट्स ब्रेक की बहुत जरूरत होती है। तो इसमें क्या लिखा है? इट रेफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन, मतलब टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट मतलब कितने रेस्ट इंटरवल्स हमें चाहिए। इंटरवल्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब, मतलब अगर हमें पूरा दिन में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दी गई है, तो क्या हम लगातार लग जाए, ना खाएं ना पिए, कुछ भी नहीं करें, उठे ही नहीं, अपनी बस सीट पे बैठ के अपना काम करते रहे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें थोड़े थोड़े रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत होती है। तो इसमें इसने ये बताया है टेलर ने, दैट हर वर्कर के पास एक छोटा सा टाइम पीरियड होना चाहिए कि मतलब अगर कोई 2 आवर काम कर रहा है तो उसके पास 2 आवर के बाद हाफ एन आवर होना चाहिए अपने रेस्ट इंटरवल के लिए, सो दैट वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाए। तो अभी तक हमने पढ़ लिए थे 8 टेक्निक्स, अब हमारी 1 टेक्निक और बची हुई है, वो
वो भी हम पढ़ते हैं, तब तक आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। मैंने भी कहा था कि हमारा एक ही टेक्निक बचा है, सॉरी हमारे 2 टेक्निक्स बचे हैं, हमने अभी तक 7 प्रिपेयर किए हैं। अब हमारा है नेक्स्ट 8 डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम का मतलब है डिफरेंट वेजेस को डिसाइड करना। वेजेस क्या होते हैं? सैलरी या वेजेस मतलब जो हम अपने वर्कर्स को उनके काम के लिए देते हैं। तो उसमें डिफरेंशियल करना मतलब उसे डिफरेंट वर्कर के लिए डिफरेंट वेजेस को सिलेक्ट करना। कैसे? इसमें लिखा है दिस टेक्निक प्रोवाइड्स फॉर डिफरेंट वेजेस फॉर डिफरेंट वर्कर्स। डिफरेंट वेजेस होने चाहिए डिफरेंट वर्कर्स के लिए एज पर देयर कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब उनके काम जितना उन्होंने कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वेजेस हैं वो डिफरेंट वर्कर के लिए डिफरेंट होने चाहिए। इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट वर्कर्स। ये किसके बीच में डिफरेंशिएट करता है? एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट के बीच में। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है, हमने अपने वर्कर्स को एक टारगेट दे दिया, देन आपको 20 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं एक दिन में एट द रेट ऑफ 5 और 4 पर यूनिट। तो देखिए कैसे इसकी इक्वेशन को समझते हैं क्या होता है। इसमें एक हमारा वर्कर था मिस्टर ए, उसने प्रोड्यूस किए 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए और कितने कमाए? 100 कमाए। 100 रुपीज कैसे कमाए? 20 into 5, मतलब उसने टारगेट अचीव कर लिया। 20 यूनिट्स का टारगेट था, टारगेट अचीव कर लिया तो उसे कितने रुपए मिले? 20 into 5 के अकॉर्डिंग 100 रुपीज मिले। अब आया मिस्टर बी, उसने 16 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए एट द रेट ऑफ 4 तो उसको कितने मिले? 64। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको कम मिले क्योंकि इसने कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए, इसने अपना जो टारगेट था उसे अचीव नहीं किया, लेकिन मिस्टर ए ने टारगेट को अचीव किया। तो मतलब इसको तो मिला रिवॉर्ड और इसको क्या मिला? एक तरीके से पनिशमेंट मिला। तो इससे क्या फायदा होगा? मिस्टर बी को भी लगेगा कि मुझे अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और मैं भी मिस्टर ए की तरह ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। ऐसे मिस्टर ए जो है उसके माइंड में क्या आएगा कि मुझे अभी 100 मिले हैं, कल मैं 120 भी अर्न कर सकता हूँ। मतलब दोनों ही मोटिवेटेड रहेंगे, दोनों को ही रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या रखना है? डिफरेंशियल वेजेस रखने हैं अपने डिफरेंट वर्कर्स के लिए। जो ज्यादा एफिशिएंट है उसके लिए ज्यादा रख सकते हैं और जो कम एफिशिएंट है उसके लिए हम कम रखेंगे वेजेस। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं मेंटल तो अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं, पर ये वो नहीं है। मेंटल मतलब ये माइंडसेट से है। माइंडसेट को चेंज करना है। माइंड मतलब हमारा मेंटल रेवोल्यूशन लेके आना है, अपने माइंडसेट को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है। किस किस के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है? मैनेजमेंट के एंड वर्कर्स के थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है, इनके रिलेशंस को बेटर बनाना है। देखिए कैसे? इट रेफर्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड्स वन अनदर, मतलब दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति बदलनी है, दोनों की सोच एक दूसरे के लिए चेंज करनी है। फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, मतलब जो उनकी थिंकिंग है कंपटीशन वाली उसको खत्म करके कोऑपरेशन की साइड जाना है। मतलब दोनों मिलके काम करें, एक दूसरे से कंपटीशन फील ना करें। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों आपस में लड़ते हैं। किस लिए? कि जो प्रॉफिट्स हुए हैं, वर्कर कहते हैं हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट तो हमारी वजह से आपने अर्न किया है, हम प्रोडक्शन नहीं करते तो आप प्रॉफिट अर्न कैसे करते? और मैनेजमेंट कहता है नहीं, हम प्रॉफिट ज्यादा लेंगे क्योंकि हमने अपना पूरा माइंड चलाया है, हमने आपको मैनेज किया है, हमारा प्लान था तो हमारा ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो आप बताइए किसको ज्यादा मिलना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों को अपनी थिंकिंग ही चेंज कर देनी चाहिए। इन दोनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलना चाहिए, इन्हें ध्यान रखना चाहिए किस पे? इंक्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट्स पे, कि प्रॉफिट्स कैसे एक्स्ट्रा किए जाएं, कैसे बढ़ाए जाएं, सो दैट दोनों को ही प्रॉफिट ज्यादा मिले। मतलब मेंटल प्रोसेस ही चेंज करना है, उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है। तो ये थी हमारी टोटल 9 टेक्निक्स ऑफ FW टेलर। आप लोग प्लीज एक बार अपनी बुक से
आती है प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन यूज योर इंस्टाग्राम, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।